नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। 9 बज चुके हैं। हम सभी मुद्दों को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। आज सबसे पहले उस शख्स की बात करनी है जिसे सीईओ के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ब्रांड भारत के सीईओ की बात। एक तरफ वो शख्स है जो 9 साल से भारत का सीईओ है और दूसरी तरफ कई सारे सीईओ मिलकर ब्रांड भारत की इमेज बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि ये सीईओ अपने अपने इलाके को लेकर ही आपस में रार पाले बैठे हैं। इसके बाद आज जब शुरुआत होगी तो बात होगी रिजर्वेशन सिस्टम की, जिस पर खुद खिलाड़ी और खेल प्रेमी दोनों ही सवाल उठा रहे हैं और अब ये मामला अदालतों की फाइलों तक पहुंच गया है। फिर बात करेंगे भारत में आए डिजास्टर की, जहां रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया गया है। आपके घर को, आपके मोहल्ले को बर्बाद होने के लिए कैसे छोड़ दिया गया है, आज बताएंगे। और अंत में बात उस खबर की होगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे हिंदुस्तान की बात है और अगर मेरे हिंदुस्तान को कोई भी किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उससे सवाल होगा और ये सवाल पूरे तरीके से लॉजिकल होगा, तथ्यों के आधार पर होगा। तो अबू आजमी साहब, दिल थाम कर बैठ जाइए, बात आज आपसे भी होगी। लेकिन शुरुआत द रूबिका लियाकत शो में कल के उस तस्वीर से जो एक तरफ दिल्ली में भी नजर आई और बेंगलुरु में भी। कल जब देश में 2024 के चुनाव की बिसात बिछ रही थी, उस बिसात पर 2 मोर्चे अपनी अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे थे। बेंगलुरु में खरगे बोले, ममता बोली, राहुल बोले, उद्धव बोले, केजरीवाल बोले और सबने लगभग अपनी ब्रांड या अपने अलायंस, जो कि एक ब्रांड के तौर पर उभारने की कोशिश है, उसका जिक्र किया। इस गठबंधन को पहले तो जनता ने आजमाया नहीं है, आप जानते हैं। इसमें कई सारे किरदार जो हैं वो नए हैं, कई सारी पार्टियां वो नई है और इस लिहाज से अगर देखें हम तो इसे आप या मैं स्टार्टअप कह सकते हैं, जहां बहुत सारे सीईओज एक साथ आए हैं एक नए ब्रांड को बनाने के लिए। इनका मुकाबला है उस सीईओ से जो पिछले 9 सालों से ब्रांड भारत के लिए काम कर रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 46 मिनट के भाषण में उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान को चलाने वाली सरकार के साथ है। पहले आप सुनिए वो दावा। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है, ये दुनिया के देशों को भी पता है। तो जैसा हमने कहा कि एक तरफ स्टार्टअप है और दूसरी तरफ ब्रांड भारत है, उसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अब उनके इस दावे की पड़ताल करना तो जरूरी है। उनके कहे का लब्बो लुबाव यह था कि ब्रांड भारत आज पूरी दुनिया में शाइन कर रहा है, चमक रहा है। इस ब्रांड भारत के सीईओ की भूमिका में दिख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे हैं, उसे हमने परखने की कोशिश की सच्चाई की कसौटी पर। इसीलिए क्या पीएम मोदी आज ब्रांड इंडिया की पहचान बन गए हैं? क्या दुनिया भर में या दुनिया भर की एजेंसियों ने यह मान लिया है कि 2024 में पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है? क्या विदेशी हस्तियां ये मान चुकी है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही? हमने कल द रूबिका लियाकत शो में
एनडीए और इंडिया गठबंधन का स्वॉट एनालिसिस किया था, जिसमें दोनों गठबंधनों की ताकत, कमजोरी, मौके और खतरों की बात कही थी। आज हम बात करेंगे ब्रांड भारत की। सबसे पहले समझिए ब्रांड भारत की 10 यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। ग्लोबल लीडर पीएम मोदी, ये पहली यूएसपी है। पीएम मोदी की ग्लोबल रेटिंग दूसरी यूएसपी। शांति दूत भारत, उसके कूटनीतिक संबंध, ब्रांड भारत का पाकिस्तान को सबक, मुस्लिम वर्ल्ड से ब्रांड भारत के रिश्ते, ग्लोबल साउथ का पुल कैसे बना है ब्रांड भारत, भारत की योजनाओं का ग्लोबल लेवल पर क्या असर है, ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थाओं का रुख ब्रांड भारत को लेकर क्या है, विदेशी मीडिया और राजदूतों का आकलन ब्रांड भारत को लेकर क्या है। विपक्ष मिलजुल कर 2024 में कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश में जुट गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो अलग अलग देशों से कूटनीति और कारोबार और डिफेंस संबंधों को बढ़ाने का अभी प्रयास कर रहे हैं और जोर देते भी रहे हैं। हमारे संबंध इन मामलों में अमेरिका से भी मजबूत है और रशिया से भी, जबकि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दुनिया भर में उनकी आवाज सम्मान के साथ सुनी जाती है। यानी मैं सीईओ इस वक्त ब्रांड भारत के नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रही हूं। दुनिया के कई देशों के नेता उनके व्यक्तिगत मित्र हैं। इन 9 सालों में ज्यादातर देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। क्या ये महज बात थी, बयान था, भाषण था, या ऐसा हुआ है? इसका असर अगर मैं कहूं और फैक्ट्स के आधार पर कहूं तो हुआ है। इसी का असर है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दुनिया के नेताओं में सबसे ज्यादा है। हमने दुनिया के नेताओं और देशों की अप्रूवल रेटिंग पर नजर रखने वाली मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कंपनी के आंकड़ों को खंगाला और हमने पाया कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी टॉप पर हैं। दुनिया के तमाम बड़े देशों के 21 नेता उनके बाद आते हैं। इस साल 22 से लेकर 28 मार्च तक की रेटिंग में पीएम मोदी को दुनिया के 76% लोगों ने बेहतरीन नेता के तौर पर अप्रूव किया है। 100% लोगों में से 5% ने उनके बारे में कोई राय नहीं जाहिर की है। उन्हें 19% लोगों ने डिसअप्रूव किया है, यानी नामंजूर किया है। मोदी ने पसंदीदा नेता के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जैसे मशहूर लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस अप्रूवल रेटिंग में 41th पोजीशन पर है, यानी 41% के साथ, माफ कीजिएगा, 6ठे नंबर पर है। यानी उनकी जो रेटिंग है वो है 41% और उनकी पोजीशन है 6th। जस्टिन ट्रूडो 39% के साथ 7वें नंबर पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 34% के साथ 10वें नंबर पर है। यह तो अप्रूवल रेटिंग की बात हुई, लेकिन ब्रांड भारत की आवाज की ताकत भी अब मैं आपको बता देती हूं। ये अलग अलग यूएसपी है जिनको मैं डिटेल में आपके सामने रख रही हूं। यूक्रेन पर जब रूस ने हमला किया, इसका असर आप जानते हैं पूरी दुनिया पर दिखा। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं दो खेमों में बट गई। एक तरफ रूस है जिसके साथ चीन, बेलारूस जैसे मुल्क है, दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में नाटो और दूसरे तमाम यूरोपीय देश हैं। लेकिन इस दौर में भी, बायलैटरल जहां पर मामला हो गया था, उस दौर में भी भारत ने अपना अलग रुख कायम रखा। पीएम मोदी ने रूस से साफ कह दिया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। अमेरिका की संसद में भी 22 जून को पीएम मोदी ने युद्ध को गैर जरूरी बताया था। याद दिला दूं, As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy.
And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. पीएम मोदी के इसी स्टैंड को इंडोनेशिया G20 समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में भी शामिल किया गया था। आज शीत युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अमेरिका और रूस के खेमे अभी भी अलग हैं। दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ हैं और रूस के साथ बहुत थोड़े से मुल्क हैं, लेकिन आज अमेरिका से लेकर रूस और यूक्रेन तक से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। पीएम मोदी अमेरिका और रूस दोनों से बराबरी के लेवल पर बात करते हैं। भारत ने इस युद्ध का विरोध करते हुए भी रूस से रिश्ते नहीं तोड़े। युद्ध के दौरान भारत ने लगातार रूस से सस्ता तेल आयात किया है, जिससे भारतीय तेल कंपनियों को अब तक लगभग 717 करोड़ डॉलर या 588 अरब रुपए की बचत हुई है। भारत की कूटनीति का ये ऐसा धमाका है जिसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अपने देश के नेताओं को ये कहने से नहीं चूके कि पीएम मोदी से विदेश नीति सीख लो। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। अब ये आपकी बदनसीबी है इमरान साहब कि आप ऐसा ना कर पाए। इमरान खान की ही तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अब ये मान चुके हैं कि अब वो भारत से किसी तरह के मुकाबले में है ही नहीं, वो मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। India is our neighbor country. We are neighbors. And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. वैसे ये वही शहबाज शरीफ है जो हमेशा हिंदुस्तान पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप जड़ते रहे हैं। शहबाज शरीफ सरीखे तमाम अनइन्फॉर्म्ड, पुअरली इन्फॉर्म्ड लोगों के लिए आगे के कुछ मिनट अब नाजुक होने वाले हैं, इसीलिए गौर से सुनिएगा। जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला था तो एंटी मोदी लॉबी ने मुसलमानों के नाम पर खूब हाय तौबा मचाई थी। असहिष्णुता या इंटॉलरेंस के नाम पर बदनाम करने की खूब कोशिशें हुई थी। लेकिन आज मुस्लिम देशों से भारत के रिश्ते जिस मुकाम पर है उसे देखिए आप। खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्रीज ने 6 बार पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इनमें मिस्र, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन और मालदीव्स जैसे देश शामिल हैं। ब्रांड भारत के इन 9 सालों में इन मुस्लिम देशों से भारत के न सिर्फ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं, बल्कि पीएम मोदी और इन देशों के हेड ऑफ स्टेट्स के निजी रिश्ते भी नए आयाम पर पहुंचे हैं। यही वजह है कि धुर विरोधी भी खुद को इस बात को स्वीकार करने से नहीं रोक पाए। देखिए आप, कांग्रेस नेता शशि थरूर वो क्या कहते हैं। उनको कहना पड़ा कि मुझे याद है प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले साल में मोदी ने एक भी इस्लामिक देश की यात्रा नहीं की थी। बतौर कांग्रेस सांसद मैंने इस पर हंगामा भी किया था, लेकिन अब मैं ये कहते हुए खुश हूं कि उन्होंने इस्लामिक दुनिया तक पहुंच बनाने के लिए जो किया वो काबिल तारीफ है। प्रमुख मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध कभी इतने अच्छे नहीं रहे, और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये बीजेपी के धुर विरोधी शशि थरूर कह रहे हैं। और बात सिर्फ मुस्लिम देशों की नहीं है, मजलूम देशों की भी है, जिसे दुनिया ग्लोबल साउथ कहती है। ये अगली यूएसपी है ब्रांड भारत की। दुनिया में 2 तरह के देश हैं। एक तरफ है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जो कि डेवलप्ड हैं, विकसित देश हैं।
और दूसरी तरफ है अफ्रीका और एशिया के विकासशील और गरीब देश। इन्हीं को ग्लोबल साउथ कहते हैं। फ्रांस दौरे से पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के अखबार लेज़ेको को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत को उस मजबूत कंधे के रूप में देखता हूं जिसके तहत अगर ग्लोबल साउथ को एक ऊंची छलांग लगानी है तो भारत उसके लिए कंधा या पुल बन सकता है। मुझे लगता है कि हमें इस पुल को मजबूत करने की जरूरत है, बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पपुआ न्यू गिनी भी इसी ग्लोबल साउथ का वो देश है जिसके प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छुए थे और तब ब्रांड भारत के प्रति ग्लोबल साउथ का वो विश्वास साफ तौर पर झलका भी था। अब ब्रांड भारत को मजबूत करने वाली स्वदेशी योजनाओं की भी बात, जिनकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। 6 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने क्या कहा था, देखिए। भारत का विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बाकी देशों के लिए एक मॉडल है। IMF ने इस रिपोर्ट में कोविन ऐप की भी तारीफ की। इसके अलावा जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA और मई 2018 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी कमाल की योजना कहा गया। इस साल पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में UN कॉम्प्लेक्स में 135 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो आपने देखा था। दुनिया में उसी की पूछ परख होती है जिसकी जेब भारी होती है। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ना, उसी के आगे दुनिया झुकती है। और इसीलिए अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की, ब्रांड भारत की मजबूती की। विदेशी निवेशक किसी भी देश में तब निवेश करने से पहले 4 पैमाने जरूर देखते हैं। पहला ये कि बढ़ती अर्थव्यवस्था हो जिसमें GDP, मार्केट, रोजगार, महंगाई जैसी बात है। दूसरा है राजनीतिक स्थिति, जिसमें उस देश की सरकार चलाने वाली पार्टी की देश में स्थिति क्या है। तीसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय हैसियत, यानी दुनिया में उस देश की स्थिति कैसी है। और चौथा पैमाना है घरेलू बाजार की मजबूती। इन सभी पैमानों पर ब्रांड भारत और ब्रांड मोदी बहुत मजबूत है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पर है, लेकिन 2027 में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रे नंबर की होने का अनुमान है इंशाल्लाह। इस साल विदेशी निवेशकों ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया है। कामकाज के माहौल के कारण अमेरिकी कंपनीज चीन से पलायन करके भारत को अपना दूसरा घर बना रही है। भारत का सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई चल रहा है। आखिर में मिशन 2024 में बीजेपी की क्या सिचुएशन और स्थिति है, ये भी ज्यादातर देश कैसा मानते हैं उसे जानना आपको जरूरी है। 2024 में भी मोदी सरकार एक बार फिर बनने वाली है। ये आवाज इन तमाम अलग अलग चेहरों से निकल कर आई है। मशहूर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मार्केट एक्सपर्ट क्रिस वुड ने यह कहा है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार 2024 में फिर से सत्ता में आएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरोसी ने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए से बहुत प्रभावित हूं। फ्रांस दौरे पर फ्रांस के अखबार France24.com ने यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रहने वाले देशों को राष्ट्रपति मैक्रो ने खूब सुनाया था, लेकिन पीएम मोदी के दौरे पर मैक्रो ने इसका जिक्र तक नहीं किया और मोदी की तारीफ की उल्टा। जापान के अखबार निकेई एशिया के संपादक शिगेसाबुरो, उन्होंने ये 2 जनवरी 2023 को लिखा था कि 2023 में भारत को दुनिया के 3रे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा और मोदी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसे लीड करेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। ये न्यू इंडिया है और इस न्यू इंडिया की और ब्रांड भारत की पहचान दुनिया भर में मजबूत हो रही है। पीएम मोदी इसी ब्रांड भारत के CEO है। अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुछ नियमों पर सवाल उठाने आई हूं और ये सवाल आपके बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं। ये सवाल हर उस परिवार से जुड़े हैं जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य किसी खेल में देख रहे हैं, खासकर उस खेल में जिसमें सदियों से हमारी मिट्टी की छाप है, जिस खेल में ग्रामीण भारत की छाप है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये इसी साल की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जनवरी की है जब पहली बार पहलवानों ने प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ हुआ था। दूसरी तस्वीर इसी साल जून महीने की है। तब यह प्रदर्शन उग्र हो गया था। पहलवानों ने धरना दिया था, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई थी। इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आया था।
कुछ ऐसे थे जो पहलवानों के प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बता रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो पहलवानों को पीड़ित और बृजभूषण शरण सिंह को आरोपी बता रहे थे, और वो आरोपी है, ऐसा हम भी मानते हैं। यहाँ मैं आपको वो भी सुना सकती थी जो पहलवानों के प्रदर्शन पर ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा, लेकिन उससे पहले ये बयान। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है, तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या बृजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो यहां मैं आपको वो भी सुना सकती थी जो पहलवानों के प्रदर्शन पर ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा था, लेकिन योगेश्वर दत्त बीजेपी के नेता हैं, इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने आपको पहलवान दिव्या काकरान को सुनाया। वो अभी तक राजनीति में आई नहीं है और मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रखे हैं। खैर, मैं आज पहलवानों के प्रदर्शन पर किसी का पक्ष लेने नहीं आई हूं, मैं आज बात करने आई हूं एक कुश्ती ट्रायल की, और अब जो मैं आपके सामने रखने वाली हूं उसे बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। 23 सितंबर से चीन में एशियन गेम्स शुरू होने वाले हैं। इन खेलों में एशिया के 46 देश हिस्सा लेंगे। 40 खेलों में 16 दिन तक खिलाड़ी पदक के लिए जूझते दिखेंगे। इन 40 खेलों में से एक कुश्ती भी है। एशियन गेम्स में खिलाड़ियों को कैसे भेजा जाता है, पहले आप वो समझ लीजिए। इसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस है जिसे खिलाड़ियों को फॉलो करना होता है। एशियन गेम्स में जाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना होता है, यानी हर खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ियों से मुकाबला कर जीतना होगा। इंटर स्टेट नेशनल गेम्स में जीत को अमूमन खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट में भेजने का क्राइटेरिया माना जाता है। हालांकि सिलेक्शन का एक अलग तरीका भी है, जैसे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड या सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई मान लिए जाते हैं। उन्हें ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा। लवलीना बोर्गेहन और निखत जरीन इसी नियम के तहत बगैर ट्रायल्स के एशियन गेम्स बॉक्सिंग टीम में जगह ले चुके हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु को उनके वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर एशियन गेम्स में टिकट दे दिया गया है। एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, जिनसे सिलेक्शन के नियम साफ और स्पष्ट हो जाते हैं। मसलन बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर ना जीत पाने वाले सभी खिलाड़ियों को एक जैसे ट्रायल प्रोसेस से गुजरना पड़ा, लेकिन कुश्ती में ये कहानी बदल गई। एशियन गेम्स के लिए 22 जुलाई को ग्रीको रोमन स्टाइल मेंस कुश्ती खिलाड़ियों के ट्रायल्स होने वाले हैं। 60 किलो, 67 किलो, 77 किलो के अलावा 87 किलो और 97 किलो कैटेगरी के सभी ट्रायल्स एक ही दिन होंगे। इसी दिन 130 किलो कैटेगरी के भी ट्रायल्स होने वाले हैं। महिला पहलवानों में 50 किलो से लेकर 76 किलो वर्ग तक के सभी ट्रायल्स 22 जुलाई को हो जाएंगे, जबकि मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 केजी से लेकर 125 किलो कैटेगरी तक के ट्रायल्स 23 जुलाई को हो जाएंगे। और ये पूरा ट्रायल प्रोसेस विवादों में आ गया है, और इस विवाद की वजह है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एड हॉक पैनल का एक फैसला। इस एड हॉक कमेटी को सरकार ने बनाया है और फिलहाल यही एड हॉक कमेटी भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी काम देख रही है। इस कमेटी ने एक फैसला किया है जिसके मुताबिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में से मेंस 65 किलो कैटेगरी में बजरंग पुनिया को ट्रायल्स में छूट दे दी गई है, जबकि 53 किलो विमेंस कैटेगरी में विनेश फोगाट को ट्रायल में छूट मिल गई है। इन दोनों ही पहलवानों को सीधा एशियन गेम्स का टिकट दे दिया गया है, और अब पहलवान इन दोनों खिलाड़ियों को डायरेक्ट चुने जाने पर सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल हम नहीं, पहलवान खुद उठा रहे हैं। पहलवान तो ये तक कह रहे हैं कि उनका करियर खत्म करने की कोशिश हो रही है। अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है।
बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल भी 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश दी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, इंजरी में जबकि है वो जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी, तब भी मेरी उनसे 3-3 से बाउट हुई थी, तब भी मेरे साथ चीटिंग की गई। अब उनका एशियन गेम्स में सीधा सिलेक्शन कर दिया गया है 65 में, बगैर ट्रायल सीधा सिलेक्शन एशियन गेम्स में। तो अब उन्होंने अभी धरना चल रहा था, अब धरने में थे वो 1 साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम ये अपील करना चाहते हैं अगर कम से कम ट्रायल हो हमारी। पहलवान हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि किस आधार पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को सीधे एशियन गेम्स में भेज दिया गया। ये आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप उन पहलवानों के हैं जो सालों से एक बड़े मौके के इंतजार में मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं ताकि एक मेडल लाकर अपने परिवार और अपने गुरुजनों का मान रख सके, हिंदुस्तान का मान रख सके। लेकिन जब इन मेहनती खिलाड़ियों के सपनों को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो दर्द और टीस तो होगी ही, और वही इन खिलाड़ियों के शब्दों में बाहर आ भी रही है। विनेश और बजरंग पुनिया को छूट देने के मामले को अगर आप देखें, एक अलग तरीका भी है। ये मामला क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अपनी स्क्रीन पर दिख रही इस चिट्ठी को आप देख लीजिए। इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये चिट्ठी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने खेल मंत्री को लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा है कि खेल मंत्री महोदय, निवेदन है कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले कुछ पहलवानों को एशियन गेम्स 2023 और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के ट्रायल्स में शामिल होने की तैयारी के लिए कुछ वक्त दिया जाए। ट्रायल्स को 10 अगस्त के बाद करवा दिया जाए। खेल मंत्री को लिखे गए इस लेटर पर 6 खिलाड़ियों के नाम और साइन भी है। जिन खिलाड़ियों ने ट्रायल्स के लिए वक्त मांगा है वो कौन है? 53 किलो कैटेगरी में विनेश फोगाट, 65 किलो कैटेगरी में बजरंग पुनिया, 62 किलो कैटेगरी में साक्षी मलिक, 97 किलो कैटेगरी में सत्यव्रत काद्यान, 57 किलो कैटेगरी में संगीता फोगाट और 86 किलो कैटेगरी में जितेंद्र कुमार। इन 6 खिलाड़ियों में से 2 को सीधे एशियन गेम्स में कुश्ती लड़ने भेजा जा रहा है और बाकी के 4 पहलवान भी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। संगीता फोगाट ने हंगरी रैंकिंग सीरीज में 15 जुलाई को ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बावजूद संगीता को ट्रायल्स में शामिल होना है। साक्षी मलिक अमेरिका में ट्रेनिंग कर रही हैं, उन्हें भी ट्रायल्स में शामिल होना है। लेकिन इन पहलवानों को यह हजम नहीं हो रहा कि उनके 2 प्रदर्शनकारी साथियों को बिना ट्रायल्स के ही चीन में खेलने के लिए क्यों उतारा जा रहा है। अब फेयर ट्रायल्स की मांग को लेकर जो अंतिम पंघल है और सुजीत कलकल है, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। इस याचिका पर गुरुवार को यानी 21 जुलाई को सुनवाई होगी। अंतिम पंघल 53 किलो कैटेगरी में विनेश फोगाट की कॉम्पिटिटर है, अंडर 20 कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बिना नियमों के छूट दे दी गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ की सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि सभी कैटेगरी में सिलेक्शन ट्रायल्स जरूरी है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ट्रायल्स में छूट दे सकती है। इस नियम के तहत यदि छूट दी गई है तो फिर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि इस नियम को भी मरोड़ दिया गया है। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक और बेलग्रेड वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। विनेश फोगाट ने बेलग्रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यदि इस रिकॉर्ड के तहत बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को छूट दे दी गई है तो भी सवाल बाकी बचता है। सवाल इसलिए क्योंकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी ने गोल्ड जीता था। तो फिर इन खिलाड़ियों को ट्रायल्स में शामिल क्यों नहीं होना है? मतलब क्यों होना है? इन्हें भी तो उसी नियम के तहत छूट दी जानी चाहिए, और क्यों नहीं दी गई है? हैरानी की बात यह है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को एशियन गेम्स में सीधे भेजने से पहले विमेन्स नेशनल कोच और मेंस नेशनल कोच से कोई बात की ही नहीं गई।
अब ज़रा सोचिए कि जो पहलवान सालों से मेहनत कर रहे हैं उनकी बजाय किसी को सीधे एशियन गेम्स में भेजा जा रहा है, वो भी तब जबकि बीते 6 महीने से वो पहलवान प्रैक्टिस तक नहीं कर रहे हैं। और ये सवाल फिर कह रही हूँ मेरे नहीं है, ये सवाल उन पहलवानों के हैं जो फेयर ट्रायल्स चाहते हैं। इन सवालों के जवाब देने ही होंगे क्योंकि वो पहलवान जो कुछ लोगों को बैकडोर एंट्री मिलने की वजह से रेस से बाहर हो गए, वो आप में से ही किसी के बच्चे हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं ताकि देश में किसी भी बच्चे की मेहनत जाया ना हो। जिसने मेहनत की है वही आगे बढ़े और बैकडोर से एंट्री लेने वालों को भी लाइन में लगकर आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हर बार वो जो वीआईपी वाला ट्रीटमेंट है उसकी मांग हर कोई करता रहेगा। उसे खत्म करना है। वो कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो जरूरी है। जो सबसे मजबूत है वही हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा और उसे ले जाने का मौका मिलना चाहिए कॉम्पिटिटिव बेस पर। अब आगे बढ़ रही हूं और बाढ़ की बात कर रही हूं। दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर आने की खबर आने लगी है। गुजरात के कई शहर बाढ़ में डूबे हैं। ओडिशा में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई भी पानी पानी है, यानी देश की राजधानी से लेकर आर्थिक राजधानी तक सब डूब गया है। कई प्रदेश इस बार अधिक बारिश की वजह से परेशान हैं। करोड़ों के नुकसान की बात हो रही है। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। देश से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इन तस्वीरों को देखकर परेशान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं भी हूं, क्योंकि इस बाढ़ की वजह से लोग तो परेशान हैं ही, देश की आर्थिक सेहत भी खराब हो रही है। आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी जिससे पता चलता है कि इन प्राकृतिक आपदाओं से देश को कितना नुकसान होता है। ये आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगी, ये आंकड़े जो हैं इस रिपोर्ट के जरिए मैं बताने वाली हूं। ये आंकड़े सरकारी हैं, पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद तैयार किए गए हैं और अगर देश की सरकारें इन रिपोर्ट्स को पहले ही पढ़ लेती और इस पर काम कर लेती तो इतने बड़े नुकसान से हम बच सकते थे। मेरे हाथ में भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है, यानी भारत की सबसे बड़े सरकारी बैंक की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हैं जिसे देखकर मैं और मेरी टीम हैरान हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या कुछ है आप समझिए। ओडिशा, मुंबई, गुजरात और दिल्ली ये सबसे ज्यादा परेशान हैं। प्राकृतिक आपदा जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक आपदा के मामले में भारत इस वक्त तीसरे नंबर पर है और ये सोर्स आप देख लीजिए, ये SBI इको रैप का सोर्स है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाला देशों की कतार में तीसरे नंबर पर है। भारत में साल 1900 से लेकर 2021 के बीच प्राकृतिक आपदा के 756 मामले सामने आए। इनमें से साल 1900 से 2000 के बीच 402 नेचुरल डिजास्टर रिपोर्ट की गई, जबकि 2001 से 2021 के बीच 354 नेचुरल डिजास्टर रिपोर्ट हुई। यानी पूरी शताब्दी एक तरफ है और बीते 20 साल एक तरफ। आंकड़े लगभग आप देख लीजिए बराबर हो जाएंगे इन दोनों ही आप फेजेस की बात करें तो। ये तो रही नेचुरल डिजास्टर की बात, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस डिजास्टर से भारत को नुकसान कितना हुआ है। साल 1900 में यानी 1900 से लेकर 2021 के बीच नेचुरल डिजास्टर की वजह से भारत में 91,33,346 लोगों की जान चली गई है और इस डिजास्टर की वजह से भारत को लगभग 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आपको पता है 13 लाख करोड़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भारत की मौजूदा GDP का 6%। अब आप सोचिए इस 13 लाख करोड़ से देश में क्या क्या किया जा सकता था। भारत का इस साल का शिक्षा बजट 1,12,899 करोड़ का है, यानी जितना नुकसान हमें नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ उसमें हम 13 साल का शिक्षा बजट बना सकते थे। भारत का स्वास्थ्य बजट 89,155 करोड़ का है, यानी जितना नुकसान हमें नेचुरल डिजास्टर में हुआ उसमें करीब 15 साल का स्वास्थ्य बजट बनकर तैयार हो सकता था। अब आप कहेंगे कि नेचुरल डिजास्टर से होने वाले नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं भाई, ये तो प्रकृति का मामला है, इसके आगे तो कुछ नहीं है।
उसके आगे किसी का जोड़ तोड़ चलता ही नहीं है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन कुछ आंकड़े ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि कुदरत के तरफ से जो गुस्सा, जो ये नरसंहार दिखने को मिलता है, उसे रोका जा सकता है। प्रकृति कभी इंसानों का नुकसान नहीं करती है। प्रकृति तो इंसानों को अपनी सीमा में रहने का संदेश देती है, जिसे कहते हैं ना औकात में रहने की बात। नुकसान तब होता है जब हम उन जगहों का अतिक्रमण करते हैं जो असल में इंसानों के लिए है ही नहीं। और इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिल्ली की यमुना के अतिक्रमण को लेकर पहले भी दिखाया था द रूबिका लियाकत शो में, आज फिर दिखा देती हूं। इन 2 तस्वीरों के साथ आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। कुछ दिन पहले आपने इन तस्वीरों को देखा भी था। यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा नहीं है, हमने उस पर कब्जा कर लिया है। उससे हुआ नुकसान प्राकृतिक आपदा है या फिर हम यमुना के इलाके में कब्जा जमा कर बैठ गए हैं, ये इस तस्वीर से आप समझ जाएंगे। यमुना में बाढ़ आ गई है, बाढ़ यमुना में आई है या हमने मजबूर कर दिया है यमुना को अपनी जमीन लेने के लिए, ये इन तस्वीरों से सब क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरा उदाहरण भी दे देती हूं। ये तस्वीरें भी आपको याद होंगी। ये तबाही की तस्वीर मनाली से सामने आई। तब भी मैंने आपको बताया कि ब्यास नदी में आया ये सैलाब प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हम विकास के उस अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां हर नदी को नाला बनाने की कोशिश की गई है। और जब नदी ने अपने इलाके को फिर से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो हम कहने लगे प्राकृतिक आपदा है। वो नज्म याद है ना आपको कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। ये पंक्तियां समंदर के साथ साथ नदियों पर भी फिट बैठती है जनाब। इसकी सियासत में जो इस्तेमाल हुआ है, बार बार इसे इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता भी रहा है। प्राकृतिक आपदा और अतिक्रमण को लेकर ये पंक्तियां जो मैं अभी आपको सुना रही थी सटीक बैठती है। आपको पता है कि भारत में नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें 46% हिस्सेदारी बाढ़ की है। मैं आपको देश में बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान का एक और आंकड़ा दे देती हूं। 2016 में बाढ़ की वजह से देश को 5,675 करोड़ का नुकसान हुआ। 2017 में नुकसान का यह आंकड़ा 6 गुना बढ़ा, 30,665 करोड़ के पार चला गया। 2018 में बाढ़ की वजह से देश को 21,850 करोड़ का नुकसान हुआ। 2019 में 15,863 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान देश को हुआ और 20 में यानी 2020 में देश को करीब 21,000 करोड़ का नुकसान हो गया। मैं दावे के साथ कह रही हूं और कह सकती हूं कि नदियों में आए बाढ़ से होने वाले इस नुकसान को बहुत कम किया जा सकता था अगर सरकारें इसको लेकर सजग होती, इन रिपोर्ट्स को बहुत पहले बहुत संजीदगी से पढ़ गई होती। भारत में आखिरी बार 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग गठित किया गया था। 4 साल की रिसर्च के बाद राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 207 रेकमेंडेशंस बाढ़ को रोकने के लिए दी। ये रेकमेंडेशन 1980 में दी गई, जिनको मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया। मैं आपको 1980 में भारत के आखिरी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के कुछ मुख्य रेकमेंडेशंस जो है वो बताना चाहती हूँ। पहला यह कि भारत में बाढ़ की मुख्य वजह जंगलों का कटाव है, पानी का निकास और बिना किसी योजना के निर्माण कार्य है। दूसरा है बाढ़ के पानी को डाइवर्ट करने के लिए जलाशयों का निर्माण। तीसरा है राज्य और केंद्र सरकार बाढ़ को रोकने के लिए नीति बनाए। और चौथा है बाढ़ के हालत को या हालात को देखते हुए सरकारों को नीति बनानी ही होगी। ये सुझाव जो है वो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1980 में दिए थे। अभी हम 2023 में हैं, यानी 43 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या इन सुझावों पर अमल हुआ है? नहीं, बल्कि इसके बाद सरकार ने 2003 में यानी 23 साल बाद 1980 के रिकमेंडेशन को लेकर एक और कमेटी बना दी। उस कमेटी का काम था कि 80 में दिए गए नए सुझावों पर कितना अमल हुआ है उसको जान लिया जाए। 2003 के एक्सपर्ट कमेटी ने सच्चाई बयां करते हुए कहा, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के अनुसार साल दर साल बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया। बाढ़ वाले इलाकों या नदी के किनारे बेहिसाब और बगैर योजना के निर्माण कार्य हुए।
अगर इसको नहीं रोका गया तो बाढ़ से होने वाले नुकसान और बढ़ने वाले हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर फौरन ध्यान देने की हमें जरूरत है। इन सुझावों के बीच केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए 1987, 2002 और 2012 में नेशनल वाटर पॉलिसी लेकर आई, लेकिन उनके सुझावों को कितना अमल में लाया गया वो भी आज आप जान ही लीजिए। नेशनल वाटर पॉलिसी के मुताबिक बाढ़ वाले हर इलाके के लिए अलग से मास्टर प्लान होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। नेशनल वाटर पॉलिसी के मुताबिक बाढ़ वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियों के लिए कड़े नियम होने चाहिए। ऐसा हुआ? नहीं। 2012 तक की बात अभी बता रही थी, अब बात की बात सुन लीजिए। बाढ़ के हालात को लेकर अब तक क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यसभा में बाढ़ को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि बाढ़ प्रबंधन की जिम्मेदारी असल में राज्य सरकारों की है। जो भी बाढ़ को लेकर योजनाएं हैं वो राज्य सरकारें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चलाती है। केंद्र सरकार का काम राज्यों को तकनीक और आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाना है। यानी भारत में बाढ़ नियंत्रण को लेकर कोई आयोग है ही नहीं। केंद्र सरकार के मुताबिक बाढ़ प्रबंधन राज्यों की जिम्मेदारी है और सिर्फ बाढ़ की वजह देश को बीते 68 सालों में 4,37,146 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, केंद्र जल आयोग के आंकड़े बता रहे हैं। ये आंकड़े सवाल उठाते हैं, देश में राज कर चुकी हर सियासी पार्टी पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर देश को सिर्फ बाढ़ के कारण इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, वो भी सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो उसकी जिम्मेदारी तो हर सरकार की हुई ना, हर अधिकारी की हुई जिनके वक्त में बाढ़ ने दस्तक दी। अब तक अगर इस तरीके का कोई आयोग गठित नहीं हुआ है और केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य केंद्र की तरफ मुंह बाहें देख रहे हैं, तो फिर समावेशी कहां हुआ विकास का पूरा मॉडल? इसलिए बहुत जरूरी है कि यहां समन्वय बिठाया जाए। अब मेरे हिंदुस्तान की बात, और इसमें मैं सियासत से जुड़ी एक खबर की चर्चा करूंगी, क्योंकि यह खबर भारत के एक ऐसी पहचान पर हुए विवाद से जुड़ी है जिसने मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाया है और परेशान भी किया है। कल जिस विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, आज उससे जुड़े एक नेता ने भारत के राष्ट्रगीत को गाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि यह गीत इस्लाम के कायदों के खिलाफ है। आज मैं इस गीत की पूरी पंक्तियां आपको पढ़कर सुना रही हूं, वो भी 3 अलग अलग भाषाओं में। गौर से सुनिएगा, मतलब संस्कृत में, हिंदी में और उर्दू में, तीनों भाषाओं में। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनिम सुहासिनिम सुमुधर भाषिनिम सुखदाम वरदाम मातरम। अब इसका अर्थ हिंदी में जान लीजिए। हे मां, मैं तुम्हारी वंदन करता हूं। जल समृद्ध और धन धान्य समृद्ध दक्षिण के मलय पर्वत के ऊपर से आने वाली वायु, लहरों से शीतल होने वाली और विपुल खेती के कारण श्यामल वर्ण बनी हुई हे माता, चमकती चांदनी के कारण यहाँ पर रातें उत्साह भरी होती है। फूलों से भरे हुए पौधों की वजह से ये भूमि वस्त्र परिधान किए समान शोभनीय प्रतीत होती है। हे माता, आप निरंतर प्रसन्न रहने वाली और मधुर बोलने वाली वरदायिनी, सुख प्रदायिनी है। अब आप इसका उर्दू तर्जुमा भी सुन लीजिए। तस्लीमात माँ, तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से। तस्लीमात माँ, तस्लीमात। तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्ज़े फाम से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत ज़ुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तस्लीमात माँ, तस्लीमात। ये तर्जुमा मैंने नहीं किया है, ये आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मौजूदा राज्यपाल और बड़े इस्लामिक स्कॉलर ने किया है। अबू आज़मी साहब, आप ये कहते हैं कि वंदे मातरम से आपको परहेज है, आपको परेशानी है।
आज इस्लामिक कैलेंडर के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। हिजरी कैलेंडर की मैं बात कर रही हूँ। जैसे विक्रम संवत है वैसे ही हिजरी कैलेंडर है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट यानी एडी 622 एडी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हजरत वो कूच कर गए, अपने वतन को छोड़कर कूच कर गए। और जब अपने वतन को उन्होंने छोड़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने पलटकर वतन को देखा। और ये जो जुदाई है ये इसीलिए हमेशा के लिए इंगित कर गई है हज्र से, जुदाई से हिजरी में। यानी हुजूर ने अपने वतन को, अपनी ज़मीन को कितनी इज्जत बख्शी है, वो आज के दिन तो आपको समझ ही लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, हमें तो राजनीति करनी है। आज मैं अबू आज़मी, शफीक उर रहमान बर्क जैसे नेताओं से बात करना चाहती हूँ, जिन लाइनों को मैंने संस्कृत, हिंदी और उर्दू 3 भाषाओं में पढ़ा, उसमें कौन सा शब्द इस्लाम विरोधी है? अपनी धरती जहां हम रहते हैं उसका सम्मान करना क्या इस्लाम विरोधी है? तो मादरे वतन कहाँ गया? हुजूर की अपनी ज़मीन से लेकर मोहब्बत कहाँ गई? मैं इस बात को नहीं मानती। मेरे ना मानने के पीछे की वजह है और वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी की ये बात सुननी चाहिए। वंदे मातरम को लेकर के मुसलमानों का एक वर्ग जो पॉलिटिक्स करता है वो मुसलमानों को भ्रमित करने का प्रयास करता है। वंदे मातरम के मायने इबादत के नहीं। ये हमेशा से राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि वंदे मातरम की इस बहस में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए और जो लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उन्हें आपको नाकाम करना चाहिए। आपको किसी ने कहा सजदा करने के लिए और आप ये कहते हैं कि ये इस्लाम में है ही नहीं। एक और बयान सुन लीजिए। अबू आज़मी जी, ये बयान आपको सुनना चाहिए। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। कितनी अजीब बात है अबू आज़मी साहब। उस ज़मीन पर माथा तो टेकेंगे अल्लाह की इबादत करते हुए, लेकिन उस ज़मीन के लिए वंदे मातरम का इस्तेमाल करने में आपको परहेज़ होगा। जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन का खाएंगे तो सही, उस ज़मीन पर घर बसाएंगे तो सही, उस ज़मीन पर नौकरी पाएंगे तो सही, उस ज़मीन पर आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो सही, लेकिन उस ज़मीन के लिए वंदे मातरम कहने में आपको एलर्जी हो जाएगी, आपको इस्लाम याद आ जाएगा। बाकी सारे काम करते हुए आप इस्लाम को भले ही ना याद रखें, लेकिन जब राजनीति करनी है तो आपको इस्लाम ज़रूर याद आएगा। इस्लाम के असल जानकार होते तो मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आप वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी नहीं कहते, वो भी तब जबकि ये वंदे मातरम भारत की आज़ादी का तराना रहा है। आप बताइए ना, जब ए.आर. रहमान साहब वंदे मातरम गाते हैं तो वो इस्लाम विरोधी हो जाते हैं? इस्लाम के सच्चे उपासक नहीं रहते हैं क्या? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से वंदे मातरम की गूंज निकलती है तो क्या वो कम मुसलमान हो जाते हैं? आपको मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद की वंदे मातरम को लेकर कही गई ये बात अब गौर से सुननी चाहिए। इस्लाम के अंदर तो ये कहा गया है, हदीस में कहा गया है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी मुसलमान का आधा ईमान ही वतन से मोहब्बत करना, यानी पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म है। ये बिल्कुल सही है। और जो लोग मुसलमानों को ये कहकर वरगलाते हैं, भटकाते हैं, भड़काते हैं, उनको इंसाइट करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि वंदे मातरम कहोगे तो इस्लाम से
तुम्हारा इखराज हो जाएगा, इन्हें मुसलमान नहीं रहोगे, बिल्कुल गलत है। अबू आज़मी साहब के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में ज़रूर गए होंगे, वहाँ तो असेंबली में वंदे मातरम बच्चे गाते ही हैं, तो क्या हुआ? अब उनके बच्चे इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं रहे? वंदे मातरम के विरोध की उस क्रोनोलॉजी को आप समझ लीजिए, जिसकी वजह से अबू आज़मी जैसे नेता वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताने लगते हैं। आपको तो पता ही होगा 1896 में पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसका संगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। इसके बाद हर कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम का पहला विरोध 30 दिसंबर 1908 को मुस्लिम लीग की तरफ से किया गया, जब अमृतसर में हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दूसरे अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता दिया। मुस्लिम लीग के लगातार विरोध के बाद 1937 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किया गया। समिति ने 26 अक्टूबर 1937 को कहा कि मुसलमानों के विरोध को देखते हुए वंदे मातरम को आनंद मठ से अलग करके पढ़ा जाए और इसके केवल 2 ही छंद इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख नहीं बल्कि मातृभूमि के सौंदर्य और गुण की चर्चा है। यानी मुस्लिम लीग और उस वक्त के मुसलमानों को वंदे मातरम की जिन पंक्तियों से आपत्ति थी उसे राष्ट्रगीत का हिस्सा माना ही नहीं गया। लेकिन वक्त वक्त पर अबू आज़मी और बर्क जैसे नेता वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की सियासी कोशिश करते रहते हैं और इनको ये सबक कभी हासिल नहीं होगा। वो सिर्फ मुसलमानों को एक कोने में धकेलने का काम करेंगे। इस पर आगे भी कभी चर्चा और डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मुझे इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम द रूबिका लियाकत शो में आज के लिए बस इतना ही।